हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने 4th सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक महाभोज, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, उसके आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्या हुआ है। महेश शर्मा को बुलाओ। थोड़ी देर बाद महेश शर्मा हाजिर हुए। शहरी लिबास, शहरी अदा। सक्सेना ने पहले ऊपर से नीचे तक महेश शर्मा को अपनी नज़र में समेटा, फिर पूछा, आप यहाँ के तो नहीं मालूम पड़ते मिस्टर शर्मा? जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। किस सिलसिले में? सक्सेना के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित कौतूहल उभर आया। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव से क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल। सक्सेना की कतई दिलचस्पी नहीं है इस विषय में। बात बीच में ही तोड़कर पूछा, कब से है आप यहाँ? कोई 1.5 महीना हुआ। विशेषर से कैसे परिचय हुआ आपका? आपके काम के सिलसिले में हम गांव के अलग अलग लोगों से मिलते थे, तभी हुआ। हम लोग कौन? क्या और लोग भी आपके साथ हैं? जी हाँ, एक और साथी है, अखिल रामचंद्रन। वो कहाँ है? माँ की बीमारी का तार पाकर वह चला गया है। सुनते ही बिशु आपके घर रोज आया करता था। शामें उसकी आपके घर में ही गुजरती थी। अपनी नज़रें महेश के चेहरे पर गड़ा दी सक्सेना ने। जी, रोज तो नहीं, पर हाँ, अक्सर आया करता था। नज़रों के पैनेपन से थोड़ा असहज हो गया महेश। किस तरह की बातें किया करता था आप लोगों से? थोड़ा असमंजस में पड़ गया महेश। समझ ही नहीं पा रहा था कि बिशु की बातचीत के विषयों की 2 पंक्तियों में समेटकर कैसे बताए। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बातचीत होती थी आप लोगों के बीच? जी, बात यह है कि वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और बहुत सोचता था। यहाँ इस तरह के किसी आदमी से मुलाकात होगी, यह तो हम सोच भी नहीं सकते। इट वाज रियली। मिस्टर महेश, यह मेरा प्रश्न नहीं है, मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। आवाज़ में थोड़ी सख्ती घोलकर सक्सेना ने कहा। तो एक क्षण कोई सिटपिटा गया महेश, फिर अपने को संभाल कर कहा, कोई एक विषय होता तो नहीं था उसकी बातचीत का। असल में वह बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी, अक्सर उसी की बात करता था। क्या थी उसकी परेशानी, उसका दुख? वही तो जानना चाहता हूँ मैं। कोई निजी कारण था उसके दुख का? आई मीन पर्सनल। कुछ इस भाव से पूछा महेश ने, मानो इस शब्द का अर्थ ही ना समझ पाया हो। हाँ, पर्सनल। आपने बताया ना कि वह एक्स्ट्रा सेंसिटिव था, वह बेकार भी था। फिर एक क्षण रुककर अपनी बात पूरी की। वह जवान था और उसकी शादी नहीं हुई थी। हो सकता वह करता है कभी किसी लड़की? अरे नहीं सर, एकदम नहीं। तपाक से बातचीत बीच में ही काट दी महेश ने। फिर आवाज़ को बहुत धीमी करके दृढ़ता के साथ बोला, इस तरह का लड़का वह नहीं था सर। इस बार सक्सेना जरा मुस्कुराए। लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या? महेश केवल नकारात्मक भाव से सिर हिलाता रहा। किस तरह का लड़का था वह? बाहरी असहाय सी नज़रों से महेश ने सक्सेना को देखा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या बताएं। फिर धीरे से बोला, कहने को तो कोई खास बात नहीं है, नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग रोमांटिक अबाउट हिम। बहुत ही मामूली आदमी, गांव का एक गरीब लड़का जो 2 जून की रोटी भी माँ बाप या अपने दोस्तों के माथे ही खाता था। सक्सेना बहुत गौर से महेश का चेहरा देखते रहे। एक टक उनके चेहरे की प्रश्नवाचक मुद्रा वैसी ही बनी हुई थी, मानो बिशु के बारे में असली बात जानना चाहते हैं। वह तो आ ही नहीं रही। फिर भी कहीं कुछ था साहब। यदि एक बार मिलते, उससे बात करते ना। नहीं मिला हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ कि क्या था वह कुछ? महेश एक क्षण चुप रहा, फिर एकदम सिर झुकाकर बोला, नहीं साहब, शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। कमाल है, आप रिसर्च करने आए, थीसिस लिख देंगे और साथ उठने बैठने वाले एक आदमी के बारे में 2 लाइन भी नहीं कह सकते? फिर आवाज़ को बहुत सख्त और सर्द बनाकर पूछा, आपके इस तरह कतराने का कोई खास अर्थ लगाया जाए तो? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक बड़ी ही दयनीय सी कातरता उभर आई महेश के चेहरे पर, जिससे भय अधिक बात
अपनी बात ना कह पा सकने की असमर्थता छिपी हुई थी। मेरा प्रश्न अभी भी वही है मिस्टर महेश, किस बात को लेकर परेशान रहता था बिशु? और उन्होंने अपनी नज़रें महेश के चेहरे पर गड़ा दी। वैसे तो इस पूरे सेटअप को लेकर ही वह परेशान रहता था, पर पिछले महीने आगजनी की जो घटना घटी उसने तो उसे बिल्कुल ही बौखला दिया। ही वॉज नॉट इज प्रॉपर सेंसिज। एक एक लंबी हुंकार के साथ अंतिम वाक्य रेखांकित हो गया था। उसका कहना था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। मामूली जुर्म करने वाला सजा पा गया और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ नहीं, कभी कुछ होगा भी नहीं। एक क्षण ठहर कर बात पूरी की महेश ने। बस इसी को लेकर वह तिलमिलाता रहता था। उसका कहना था वह यह थोड़े से आदमी के मरने भर की बात ही नहीं है महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। 8 महीनों तक रात दिन समझा कर इस लायक बनाया था कि छाती ठोककर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिनों तक ये लोग अपने हक के लिए लड़ने का हौसला नहीं जुटा पाएंगे। फिर एक दूसरा प्रश्न दागा। लड़का नक्सली था? नहीं, नक्सलियों की तो आलोचना करता था। आलोचना इसमें प्रश्न से अधिक अविश्वास की ध्वनि थी। उनके काम करने के तरीकों को वह गलत मानता था। उसका अपना काम करने का तरीका क्या था? काम शायद वह कुछ करता ही नहीं था। क्यों, सुना है हरिजनों और खेत मजदूरों के मालिकों के खिलाफ भड़काया करता था। नक्सली भी तो यही सब करते हैं, भड़काया नहीं करता था सर, केवल उन्हें अवेयर करता था अपने अधिकारियों के लिए। जैसे सरकार ने जो मजदूरी तय की थी वह जरूर लो, नहीं दे तो काम मत करो। पर झगड़ा फसाद या मारपीट के लिए वह कभी नहीं कहता था। फिर एक क्षण रुककर बोला, इसी बात में वह शायद नक्सलियों से अलग भी था। सेना एक क्षण चुप रहे, फिर बात को दूसरी ओर घुमाकर पूछा, अच्छा यह बताइए कि जब वह अपनी परेशानी की बात आप लोगों को बताया करता था तो आप लोग क्या करते थे उसे? थोड़ा रुका महेश, फिर हिचकिचाते हुए बोला, देखिए सर, बात यह है कि हम लोगों को गांव की समस्याओं, घटनाओं और गांव के लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की अनुमति नहीं है। हमारे काम की पहली शर्त यह होती है कि हम सारी बातों को एकदम तटस्थ रहेंगे। सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी सिकन उभरी। बात को साफ करते हुए महेश ने फिर कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें फॉर्म में भर कर देना होता है ये सब। इसी बात को लेकर तो बिशु बहुत नाराज रहता था हमसे। नाराज क्यों? केवल नाराज ही नहीं लड़ता था बकायदा हमसे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन ही बनकर बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहाँ दिन दहाड़े इतना जुल्म होता हो तो वहाँ कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोंछता रह सकता है? एकाएक महेश की आवाज़ भर्रा गई, पर जल्दी ही अपने को साध कर उसने बात पूरी की। अपनी मजबूरी हम उसे कभी नहीं समझा सकते। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रह सक्सेना, फिर असली मुद्दे पर आए। सुना है जिस रात को वह मरा उस दिन शाम को वह आपके पास आया था, ठीक बात है यह? उस दिन नहीं, उसके दिन एक दिन पहले आया था। उस दिन शाम को तो मैं अखिलन को गाड़ी पर बिठाने के लिए स्टेशन गया था और लौटने में ही मुझे रात हो गई थी। क्या बातें की थी उसने उस दिन? बहुत उत्साहित था उस दिन। कह रहा था कि भाग दौड़ करके जैसे तैसे उसने अपने बहुत सारे प्रमाण पत्र जुटा लिए हैं उस आगजनी की घटना के। यह पुलिस वालों के हवाले बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि दिल्ली जाकर जैसे भी होगा, जहाँ से भी होगा, फिर से खुलवाएगा मामले को। एक क्षण ठहर कर महेश ने फिर कहा, दोनों बाएं झंझोड़ कर याचना करता रहा हमसे कि कम से कम इस मामले में तो हम उसकी मदद करें, उसके साथ दिल्ली जाएं। पर हम होंठ काटकर आंसू पी लिए। महेश ने क्या प्रमाण पत्र जुटाए थे? थोड़ी देर में अपने को साध कर जैसे तैसे जवाब दिया, वह सब हमने नहीं पूछा सर। बताया ना आपको? आपने ना पूछा हो पर उसने अपनी तरफ से कुछ बताया हो? नहीं। स्वर भी गाया महेश का। सक्सेना एकटक देखते रहे महेश के चेहरे को, फिर पूछा, माना कि एक स्टूडेंट की हैसियत से ऐसे वाकयात में अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है, फिर भी एक व्यक्ति की हैसियत से तो आप कुछ कह सकते थे। अपनी राय में बिशु की मौत का कारण क्या हो सकता है?
नहीं सर, बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। फिर एक क्षण रुककर बोला, बस इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत सदमा लगा उसकी मौत से। एक भीतर तक हिला देने वाला सदमा। समझ लीजिए सर कि हम सब लोगों के जिंदा रहने पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया। वह मर गया। और एकाएक महेश की आंखों में आंसू छलछलाए फूट फूट पड़ा। वह बी काम मिस्टर महेश बी काम, सक्सेना ने बी काम मिस्टर महेश बी काम, मिस्टर सक्सेना ने तसल्ली दी। कमीज की बाहों से आंखों को कोरों को पोंछते हुए महेश ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, इस विषय में मैं और कोई बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है मिस्टर महेश, इस समय आप जा सकते हैं। जरूरत होने पर बुलवा लिया जाएगा। झटके से महेश पलटा और बरामदे में उतरकर हाथा पार करता हुआ पगडंडी पर चला गया। सक्सेना एकटक दूर होती हुई महेश की आकृति को देखते रहे और थानेदार अगले आदेश की प्रतीक्षा में बुद्ध बना खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सक्सेना ने जैसे ही थानेदार की ओर देखा, बड़े अदब से झुककर उसने पूछा, अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, चाय का एक राउंड? अभी नहीं। और सक्सेना फिर जैसे अपने में ही डूब गए। महेश की बातों में फैली गमहीनी को दूर करने के लिए थानेदार ने कहा, सर, ये शहर से आए लोग ना गांव को समझे ना गांव की बात समझे। इनकी बात को अहमियत मत दीजिए। खाना पूरी होनी थी, हो गए। जुमा 8 दिन हुए हैं। इनकी बात का क्या हीरा को बुलाओ। सक्सेना के आदेश ने थानेदार की बात को बीच में ही काट दिया। थानेदार ने आंख से ही चौकीदार को इशारा किया तो वह बाहर को लपक लिया। थोड़ी देर में हीरा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे कमरे तक आया। छोटा भाई गणेश ही उसे थामे हुए साथ चल रहा था। पर जैसे ही ये लोग बरामदे पर चढ़े, थानेदार ने रोका। बस सिर्फ हीरा अंदर जाएगा। कितनी बार समझाया था, आने दो सरकार, बिस्वा की मौत ने बहुत थका दिया दद्दा को। मेरे रहते थोड़ा हौसला रहेगा। हौसले को क्या करना है, यहाँ कोई आने दो उसे भी। सक्सेना ने थानेदार की कड़क आवाज को वहीं रोक दिया। सिटपिटाकर चुप तो हो गया थानेदार, पर भीतर ही भीतर एक वजनी गाली भी उभरी सक्सेना के लिए। रसाला गांव में ही बेइज्जती कर रहा है मेरी, जब से यह तो 2 दिन में चलता बनेगा। थानेदारी तो मुझे करनी है इनके सर पर। लेकिन जहर का यह घूंट पीकर ही ठेलकर आवाज में शहद घोला और बहुत नरमी से बोला, आओ आओ, तुम भी आओ। देखा सर कितना ख्याल रखते सब लोगों का। दोनों भीतर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सक्सेना कुछ देर तक हीरा के भावशून्य चेहरे को देखते रहे, फिर बोले, बैठ जाओ बाबा, तुम बैठकर ही बयान दो। और फिर बड़ा दिलासा देते हुए बोले, देखो जो कुछ पूछ रहा हूँ साफ साफ कहना, डरने की कोई बात नहीं, सब सच सच कहो। तुम हम झूठ काहे बोले सरकार, जो कहब सच ही कहब। हाँ, सच कहने से ही तो सारी बात का पता लगेगा ना। अब पता लगाकर भी क्या हुई सरकार, हमार बिस्वा तो चला गवाह। और हीरा ने अपनी पनीली आंखें जमीन में गड़ा दी। सक्सेना 2 मिनट खामोश रहे, थोड़ा सहज हो ले हीरा। फिर उन्होंने बयान लेना शुरू किया। आरंभिक खाना पूरी करने के बाद पूछा, विश्वेश्वर तुम्हारा बेटा था? जी सरकार, सबसे छोटा। उसकी उम्र एक बीसी और 8 बरस। भादों का ही तो जन्म रहा सरकार। कुछ पढ़ा हुआ? कुछ, अरे बहुत पढ़े रहा सरकार। 14 क्लास पढ़ा, शहर भेजी के पढ़ावा रहा। मेहनत मजबूरी की, रूखी सूखी खाई पर अपने बिसु को बहुत पढ़ावा रहा साहब। एक क्षण रुककर वह फिर बोला, बिसु का बारे में बहुत सोच रहा सरकार। ना जाने कौन कौन सपना देख रहा। बड़ा आदमी बनिए, कुर्सी पर बैठ के काम करिए पर आवाज भर्रा गई हीरा की। गर्दन झटक कर बड़े हताश भाव से बोला, सब धरा रह गया। क्या काम करता था? कछु नहीं, कुछ नहीं। 28 साल का जवान आदमी और काम धाम कुछ नहीं करता था। सक्सेना के ललाट पर सलवटें उभरी और आवाज में हल्की सी जिज्ञासा। पहले तो ही गांव में अपन स्कूल खोले रहा, लड़किन बड़न सबका पढ़ावत रहा और न जाने का समझावत रहा। क्या समझाया करता था। नज़र में हल्का सा पेनापन उतर आया सक्सेना की। अब हम वही सब बातें का समझी सरकार। हम तो खुरपा और फरुआ वाले मजदूर ठहरे। 14 क्लास पास वाले की बातें हमारी समझ में आ सकी
हूँ। कौन कौन आता था उसके स्कूल में, बतावा न सरकार। गांव का सबे लड़का लड़किन आवत रहे, बड़ा लोगवा आवत रहे। हरिजन टोला में तो खुदे जाय के पढ़ावत रहा। बहुत शौक रहा पढ़ावे का, पर बाद में माँ तो सब छूटी गा। क्यों जेल चला गवा रहा ना। 4 साल माँ सब मटिया मेट हो गवा। लौटे के बाद फिर पहले जस स्कूल जमे नहीं भा। जेल क्यों गया था का जानी सरकार। बस एक दिन ऐसे ही पकड़ी ले गए। अरे कुछ तो किया, लड़ाई झगड़ा दंगा मारपीट। नहीं नहीं, एकदम उछल कर हीरा बीच में ही बोला, वो सब कुछ नहीं। हमार बिसु कौनो दिन काहू से मारपीट नहीं की है। झूठ नहीं बोलत सरकार। आपसे गुस्सा तो ओही का बहुत आवत रहा। आँख लाल हुई जात रही अंगार जस, पर हाथ तो आज तक काहू पर नहीं उठाइस रहा सरकार। तो फिर किसलिए हुई जेल, सो तो आप लोग जानो सरकार। आपे लोग तो पकड़ ले गए रहे हो। सक्सेना ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार ने जरा आगे झुककर धीरे से कहा, नक्सली था सर। सक्सेना थानेदार की ओर देखते रहे, कुछ इस भाव से मानो थानेदार की बात से महेश की इस बात नक्सलियों की तो वह आलोचना करता था। का तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद एक लंबी हुंकार के साथ नजर फिर हीरा के चेहरे पर टिका दी। कितने दिन की सजा हुई थी। सजा तो कोनो भई नहीं सरकार, कोनो मुकदमा नहीं चला। बस एक दिन बिनसारे आई और बांध ले गई। 2 महीना तक तो हमको पतो नहीं लगा सरकार की कहाँ है हमार बिसुआ। बड़े जी कल्पा हमार बहुत छटपटाहन हम। ओकर महतारी तो खानो पीना तक छोड़ दिहिस रहे। सक्सेना को पूरी तरह विश्वास हो जाए कि बिसु एकदम बेगुनाह था। बेगुनाह था। हीरा ने भर्राई आवाज में एक बार फिर दोहरा, सच कही सरकार, हमार बिसु कौनो दिन जुर्म नहीं कीन रहा, कौनो गलत कामो नहीं कीन रहा। फिर एकाएक आचना भरे स्वर में उसने पूछा, आप बताओ सरकार, काहे ले गवा हमार बिसुआ को बेगुनाह का जेल भेजे। काओ कौनो कानून होत है का। कितने दिन रहा जेल में। सक्सेना खट से बात को वापस लाइन पर लाए। पूरा 4 बरस रहा सरकार। जैसे एक दिन बांध के ले गए रहे वही तरह एक दिन छोड़ो दीहिन। नहीं सरकार ने छोड़ा ना। हाँ सरकार तबे छुटमल रहा। हम तो बड़ा जस गाई था इस नई सरकार का। हमार बिसु घर तो आवा, और दास साहब तो देवता आदमी है सरकार। हम गरीबन का कैस मान दीहिन। वो दिन हमार घरे आके हमका अपने संग लिवाए ले गए। नहीं तो पूछा था गरीब का दुख। कौन पूछा था गरीब का दुख दर्द। हीरा का गला भर्रा गया। कुछ दूर दुख से पार उससे अधिक कृतज्ञता से सक्सेना भी कुछ क्षण चुप रहा। हीरा को दास साहब की गरिमा में पूरी तरह डूबने का मौका दिया। जेल से छूटने के बाद क्या करता था बिसु। का करत सरकार। 1-2 महीना तो पड़ा रहा। ना काहू से बोलत ना चालत, ना काहू आउब ना जा। बस गोड़ाइन में मुँह दिए बैठा रहा। जो खटिया पे लेटीगा तो लेटी के आसमाने ताकत रहा। जो खाए का कहो तो खाए ले, ना कहो तो भूखे। थानेदार ने चुप रहने का इशारा किया तो सक्सेना ने रोक दिया। नहीं नहीं, बोलने दो। एक एक शब्द लिखते जा रहे थे हीरा की बात का वह। हमका तो लागते नहीं रहा कि ये हमार वही बिसुआ है। अरे का बताई सरकार। बड़ी चुस्ती फुर्ती रही वाही के शरीर में। मुला सब निचुड़ गई। हीरा चुप हो गया। सक्सेना कुछ देर हीरा के बोलने की प्रतीक्षा करते रहे। फिर पूछा, पर कुछ तो करता होगा। आखिर दिन कैसे गुजरता था। का करता सरकार। बस बहुत बेचैन रहता। रात भर ठहरा करता। जाने कौन दुखी गवा रहे। तुरंत रेखांकित। इसका मतलब काम कमाता धमाता कुछ नहीं था। कोई काम धंधा रोजगार। पहले जो तो स्कूले का माँ लड़की लोग कुछ दई देत रहे जितना जेही के परी जाए। पर इधर तो हरिजन टोले माँ जियाई दई जात रहा। वो बेचारे का देहिन सरकार। उनका तो अपने पेट भरम मुश्किल है। तुम लोग कुछ कहते नहीं थे। जवान आदमी निकम्मा बैठा रहे और बूढ़े माँ बाप मजदूरी करे। का कह सरकार। हाँ महतारी लड़त रही। छोटे छोटे लड़किन का पेट काटी के पढ़ावा और अब ना कछु करे ना धरे। तब हिम्मत रही साहब। अब हाथ पाँव नहीं चलत। यही से महतारी बकत रही, कोसत रही। फिर भर्राए गले और रुंधी हुई आवाज में कहा, पर जब से गवा है आँखियन से आंसू नहीं
नहीं टूटत। रोए रोए के आंधी होई गई है, सब दिन अपने को कोसत है। दैया रे हमी लाड़ी लाड़ी के अपने बेसु को मारी डाला। दुई दुई रोटिन का तरसाई दिन, बहुत कलपति है सरकार। वही केर दुख नाही देखत जात। भाई गला भिज गया हीरा का और आंखों की कोरों से दो बूंदें ढुलक ढुलक कर झुर्रियों में बिला गई। सक्सेना ने बड़ी मुस्तैदी से एक एक शब्द लिखा और फिर सबको रेखांकित किया। 2 क्षण रुककर अगला प्रश्न पूछा। माँ जब लड़ती थी तो बिशु क्या कहता था? कभी घर छोड़ने की बात, भाग जाने की बात या कोई ऐसी? नहीं सरकार, भागत का है। ई गाँव तो बहुत ही प्यार रहा ऊकर। वो तो हमसे कहत रहा थोड़े दिनों और रुकी जाओ अम्मा, फिर तुमको कोनो बात की शिकायत ना हुई। ना जाने सरकार वाई के मन में का रहे, मने का लेके चला गवा। हीरा का गला फिर भर रहा आया। सक्सेना साहब कुछ दूर चुपती सी निगाहों से हीरा को देखते रहे, फिर अगला प्रश्न फेंका। तुम कहते हो बिशु ने कभी किसी से मारपीट नहीं की? कहीं बाहर उसकी बेकारी को लेकर क्या कभी घर में कोई ऐसा झगड़ा हो जिससे मारपीट हुई? पूछने के साथ ही सक्सेना ने अपनी नज़र में और अधिक पेनापन घोल लिया। पर इस नज़र से एकदम बेखबर हीरा बीच में ही बोल पड़ा। अरे नहीं नहीं साहब, कबो नहीं, एको बार नहीं। आज तलक घर में कबो मारपीट नहीं हुई। घर में तो कोऊ छुईस तक नहीं। वही का दुई छोटे भाई बहुत प्यार करत रहे, बहुत ही मानत रहे बिशु दादा का। जैसे कुछ विचार में पड़ गए सक्सेना। फिर हीरा के चेहरे पर उसी तरह आंखें गड़ाकर पूछा, जानते हो जब उसकी डॉक्टरी जांच हुई तो उसके शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान थे, कलाइयों और टखनों में तो ऐसे निशान कि जैसे कभी गहरे घाव लगे हो। और तुम कहते हो कि उसकी किसी से मारपीट ही नहीं हुई, तब शरीर के वे निशान? कुछ इस भाव से पूछा सक्सेना ने मानो बहुत मासूमियत में लपेटकर कही गई हीरा की बातों में धोखा नहीं खाएंगे वह। पर हीरा का ध्यान ना सक्सेना की नजरों के पहने पर था ना बात की तय तक पहुंचने वाले लहजे में। वह तो जैसे अपनी ही रौ में बोलते चला जा रहा था। वो निशान तो सरकार जेल में छुट्टी के जब आवा तबे के हैं, जब आवा रहे ना साहब, तब कलाई और टखन पर घाव रहे। उनसे खून और मवादो आवत रहा। घी और हल्दी के फाये रखी रखी के बड़ी मुश्किल से घाव ठीक खीस। वही की महतारी 4 साल तक जेल में हथकड़ी बेड़ी नहीं खोली गई रहे हमारे बिशु के हाथन पावन से। शरीर पर बहुते माल लगाई रही, शायद सारे शरीर पर जख्म रहे, बाहर भीतर सब जगह। एक क्षण रुककर फिर उसी जगह कांपते हुए स्वर में बोला, बहुत ही मुलायम रहा खाल हमारे बिशु की साहब, बहुत ही मुलायम। और घुटनों में सिर देकर हीरा फूट फूट कर रोने लगा। गणेशी के भाई को दिलासा देने के लिए पीठ पर हाथ रखा और सक्सेना के पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया कि पानी पिलाए। बिजली की फुर्ती से कांस्टेबल पानी का गिलास ला और बड़े अदब के साथ उसने सक्सेना के सामने पेश किया। मुझे नहीं, हीरा को पिलाओ। गिलास गणेशी ने लिया और इंतजार करने लगा कि दद्दा थामे तो पानी दें। इसी बीच थानेदार ने झुककर झिझकते हुए पूछा, जब अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, एक चाय, यह भी इस बीच चाय पानी कर लेगा। थानेदार को यही लग रहा था कि कितनी भागदौड़ करके तो उसे गर्मा गर्म इमारतियों का इंतजाम किया था और यह एसपी साला ऐसा काम का सगा बना हुआ कि मानो इसने काम रोका तो दुनिया रुक जाएगी। साहब ठंडी हो गई होगी। एक गाली उभरी उसके मन में। ठीक है, ले आओ। फिर हीरा को संबोधित करके, तुम्हारे पास भी कुछ खाने पीने को है या नहीं? जवाब दिया गणेशी ने, है सरकार, बांध के लाए रहे। नहीं है तो एक दुकान है वहाँ बाहर चाय की ले लेना वहाँ से कुछ, और जाओ बाहर जाओ, वहाँ चाय वहाँ पी लो, मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। बात खत्म करते ही सक्सेना की घूरती हुई नज़र से थानेदार की नज़र मिली तो अपनी आवाज़ की सख्ती से खुद ही थोड़ा सकपकाया। तुरंत चेहरे पर मुलायमित खोलकर कहा, देहात के लोग थाना कचहरी आते हैं सर तो खाना तो बांध कर लाते ही हैं, देर अवेर तो हो ही जाती है इन कामों में। थानेदार को यह डर लग रहा था कि कहीं हीरा और गणेशी को भी यह चाय पीने के लिए ना कह दे। इन गांव वालों के लिए मन में बड़ा प्रेम फूट रहा है ना एसपी साहब के, जरूर यह
कोई चक्कर होगा ससुरा, वरना पुलिस वाला आदमी इतना लीजा नहीं होता। गांव का हो सारे चाहे शहर का आया है तो सब तब से लगा रखिए। इन्हें रोको मत, इनको घुड़को मत, सख्ती से पेश मत आओ। जितनी बकवास करने दो। जरा सा बोलते ही कैसे नज़रों से दाग देता है कि जीभ तालू में चिपक कर रह जाती है। लगता है जैसे यहाँ बयान लेने नहीं आरती उतारने बुलाया है सबको। ये तो अपने चल देंगे। गांव में कैसी कैसी गालियाँ उछलेंगी उसके नाम वही जानता है। आगे तो उसे ही संभालना है। सवेरे बिंदा के न आने से जो एक घबराहट हो रही वह अब खुशी में बदलने लगी। ठीक कर देगा बिंदा, 2-4 गाली बक देगा तो धरी रह जाएगी। यह नरमी और सहरातीपन अब देखूंगा कैसे नहीं करते सकती। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।